चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई रिवीजन लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में एक न्यूमेरिकल रह गया था अपना, तो वो यहाँ पे पहले कवर कर दूँ बेटा मैं। ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ गोल्ड आइसोटॉप 79 AU 197 दिस वन एंड द सिल्वर आइसोटॉप 47 AG 107। मेथड बता देता हूँ, है बहुत इजी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मतलब सेकंड में हमने रेडियस का फॉर्मूला देखा था दैट R इज इक्वल्स टू R नॉट A रेज टू 1/3 मीन्स दिस R इज प्रपोर्शन टू A रेज टू 1/3। अगर आप इसका AU को यहाँ पे फोकस करो तो इसका जो एटॉमिक मास नंबर है 197 है और यहाँ पर Ag के लिए कितना है दैट इज A2 इट इज़ 107। तो यहाँ पे हम रेशियो निकाल सकते हैं रेडियाई का, सिंपल। सो R ऑफ AU बाय R ऑफ AG इज इक्वल, दोनों का वैल्यू 197 बाय 107 रेज टू 1/3। दिस इज योर होमवर्क। चलिए इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक 13.4 नंबर टॉपिक है मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इस टॉपिक में सब टॉपिक भी है, दो टॉपिक है 13.4.1 एंड 13.4.2। इन दोनों टॉपिक में से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सप्लेन आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ड्रॉ द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन against atomic mass number graph and explain its noteworthy points and conclusion। यहाँ पर सबसे बड़ा टॉपिक जो अपना स्टार्ट होता है दैट इज मास एनर्जी, मीन्स आइंस्टाइन के बेस पे। थ्योरी बहुत इजी है, ज़्यादा डीपली जाना नहीं है हमको। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दैट इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट मास एज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स आइंस्टाइन ने ऐसा रिप्रेजेंट किया कि मास को हम एज ए एनर्जी कंसिडर कर सकते हैं और मास अलग अलग टाइप की एनर्जी की तरह ट्रीट भी कर सकता है। मीन्स मास को हम एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एनर्जी को मास में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आइंस्टाइन ने रिप्रेजेंट किया। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से मास एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब एनर्जी मास में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, मास एनर्जी में ट्रांसफ़र हो सकता है। ये मास एनर्जी रिलेशन किसने दिया? आइंस्टाइन ने दिया। मास एनर्जी रिलेशन तुम वैसे तो अपने चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हो, E इज इक्वल्स टू mc²। तो यहाँ पे मास एनर्जी रिलेशन को हम लिखने जा रहे हैं दैट इज E इज इक्वल्स टू mc²। यहाँ पे m तो मास है बट c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ वेरी इजी थियरी, इसमें कुछ है नहीं। अगर आएगा तो 2 मार्क्स में आने के चांस, वैसे चांस भी नहीं है, बहुत 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 इजी है। इस बेस पे न्यूमेरिकल सिर्फ MCQ में आ सकते हैं कि पर्टिकुलर मास अमाउंट दिया होगा और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बोल सकते हैं कि भाई इसको अगर ट्रांसफ़र करें एनर्जी में तो कितना ट्रांसफ़र होगा। इस बेस पे अपने पास न्यूमेरिकल है एक, हम बाद में डिस्कस करेंगे उस पर। बट आफ्टर दिस ये टॉपिक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है, बड़ी थियरी है, ध्यान से इसको देखना सुनना। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, हम सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी समझने के लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस किसका बना हुआ है? तो सिंपली न्यूक्लियस बना हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत इजीली लिख सकते हैं, क्या? दैट न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपको मालूम है ये, इसको समझाने ऐसा नहीं है। तो ऐसा लगता भी है कि भाई कंस्टिट्यूएंट अगर इसके प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं तो इन सब की इंडिविजुअल मासेस को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे टोटल वैल्यू क्या मिल जाएगा? टोटल मास मिल जाएगा। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 न्यूट्रॉन हैं और
4 प्रोटॉन है, तो इन सब के मास को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मास मिल जाना चाहिए। एक सिंपल लॉजिक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो हम जो क्लियर हमको मालूम पड़ता है कि ऐसा होना चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, हम उसको एज अ पॉइंट यहाँ पे पहले लिख देते हैं। तो क्या बनता है कि दैट it may be expected that mass of the nucleus is equal to the total mass of its individual protons and neutrons। ऐसा हम एक्सेप्ट करते हैं भाई, हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि 4 न्यूट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, तो उन सबका एक एक करके सबका मास जो है ऐड किया तो पूरे न्यूक्लियस का मिल गया। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली होता क्या है? सो हियर वी विल राइट बट न्यूक्लियर मास M is found to be lesser than, किससे लेसर मिलेगा? Than the total mass of constituents, जो भी उसके अंदर थे वो सारे। तो उनके कंपेयर में ये मास कम मिला, तो ये मास गया कहाँ? तो इसी मास को ढूंढना है हमको, हम इसको सर्च करना चाहते हैं। तो एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछ सकते हैं कि भाई न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी समझाओ एक पर्टिकुलर प्रॉपर एग्जाम्पल देके। तो हम अपने कोर्स में जो एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल ले लूँ? ऑक्सीजन का, मीन्स 8O16। अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे 8O16 आपको मालूम है ना, ये क्या है? A है, और ये क्या है? Z है। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता रहा है। तो अगर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया यहाँ पर? 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो तो माइनस कर दोगे तो ये भी क्या मिलेगा? 8। तो अब अगर मास निकाला जाए यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बेटा मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स, तो कितना हो जाएगा? 8। हर एक के लिए मास कितना न्यूट्रॉन के लिए? तो 1.00866 U। लर्न करें ना इसको। मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स, 8 प्रोटॉन भी हैं इसके पास, क्या होगा? 8 1.00727 U। अगर हम पूरे एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो हम वो भी ले लेते हैं। चलो, मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको 8 इसकी वैल्यू कम होती है 0.00055 U। तो अगर हमने इसको लिखा तो हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज है भाई, ये है, ये है, ये, तो इनका टोटल हमको मिलना चाहिए। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसकी बेस पे अगर देखें, एटम लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम सबका मास निकालने जा रहे हैं, ऑल ऑफ देम। लेकिन हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तब मिलेगा। तो हम न्यूक्लियस की बात करें, हम अगर इसको ऐड नहीं करते हैं तो क्या होगा? हम न्यूक्लियस लिख सकते हैं वहाँ पे कि अगर न्यूक्लियस के लिए निकाल रहे हो तो सिर्फ इन दोनों के एडिशन से हमको अप्रॉक्स जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6.12744 U। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। सिंपल कैलकुलेशन हमने किया, जो वैल्यूज़ है नोन, थियोरेटिकली समझ लो। अब बात आती है प्रैक्टिकली हमने कैसे पता लगाया कि मास कम है। तो यहाँ पे बट फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट किया, और उससे क्या मिला? उससे मास मिलता है 15.99493 U। और उसमें अलग से तो हम न्यूक्लियस का वेट करेंगे नहीं, क्या होगा? पूरा का पूरा एटम होगा। तो मतलब वहाँ से क्या करूँगा? माइनस करूँगा किसका मास? इलेक्ट्रॉन का। तो हियर सब्ट्रैक्टिंग
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो m मिलेगा वो 15.99493 में से इस वैल्यू को मैं माइनस कर दूं, तो जो वैल्यू मिली हमको क्या मिली 15.99053 यू। अब अगर ये वैल्यू देखो आप तो 15.99053 और ये वैल्यू क्या 16.12744 यू, दोनों में डिफरेंस है बड़ा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये बताता है कि हियर मास ऑफ 8O16 न्यूक्लियस का is lesser than the total mass of constituents। कितना है, दोनों को माइनस करूंगा तो, क्योंकि ये तो हमने वेट करके निकाला ना, जब इकट्ठा थे, कंबाइंड थे, सब कंबाइंड थे, तब हमने मास ऐसा निकाला। और ये क्या था, सबको इंडिविजुअली हमने कैलकुलेट करके निकाला, तो हमको कंबाइंड मास थोड़ा कम मिला। किससे, इंडिविजुअल से। कितना कम मिला, इतना कम मिला। इस डिफरेंस को हम कहते क्या हैं, इसको मास डिफेक्ट बोलेंगे। दिस डिफरेंस इज मास ऑफ nucleus and constituents delta m is called mass defect। और इसको हम फॉर्मूला में बना के रखते हैं ऐसा कि डेल्टा m इज इक्वल्स टू ZMP प्लस NMN माइनस m। देखो ये मास ऑफ ईच प्रोटॉन हुआ, लेकिन जितने प्रोटॉन उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मास ऑफ न्यूट्रॉन हुआ, जितने न्यूट्रॉन उससे मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल मास को माइनस कर दिया मैंने। तो ये हमको मिल गया मास डिफेक्ट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा ये m आपने लिख रखा, तो उसको क्या करोगे आप, जो वैल्यू यहाँ पर n को ऐसे भी बुक में ऐसे रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, दिस इज a माइनस z, बात तो वही हुई। चलिए अब इतना तो मिल गया। अब इस मास डिफेक्ट की हम बात आगे लेके चलते हैं। अब वापस आइंस्टाइन वाली बात याद कर लेते हैं क्या। अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी इक्विवेलेंस, the equivalent energy of oxygen nucleus is lesser than, देखो अब हम मास नहीं बोल रहे हैं, हम एनर्जी बोल रहे हैं, क्योंकि मास एनर्जी तो मतलब वाइस वर्सा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अभी तक हमने मास बोला कि मास कम था, अब मास नहीं एनर्जी बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मास एनर्जी के फॉर्म में कहीं गया, वो हमको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। सो लेसर देन किससे लेसर है, दैट ऑफ द सम ऑफ द इक्विवेलेंट energies of its constituents। सही बात है ना, मास में लेसर था, हमने इसको एनर्जी में लेसर ऐसा बोल दिया, क्योंकि मास एनर्जी दोनों एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ऑक्सीजन के इस बड़े से न्यूक्लियस को तोड़ना है तो मुझे इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके एनर्जी कम है, टूट के जब अलग होंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब बाहर से कोई एनर्जी दूंगा तभी ये टूटेगा। सो हियर वी कैन राइट इट एज टू ब्रेक द ऑक्सीजन। अब जब इसको तोड़ोगे आप तो होगा क्या, इसके कंस्टिट्यूएंट में इनटू इट्स इंडिविजुअल constituent
this extra energy delta mc square is required. इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितना ये मास है इसको पहले एनर्जी में, क्योंकि मास एनर्जी ट्रांसफर, मास को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं एनर्जी में, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके. अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में, देखो इरा इतना मास है इसको एनर्जी में कैसे ट्रांसफर करेंगे, एम सी स्क्वायर करके करेंगे. तो ये जो मास इसको एनर्जी के फॉर्म में बता रहा हूँ, मतलब जितना मास डिफेक्ट है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी हमको देना पड़ेगा न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए. तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी. दिस इज डेल्टा एम सी स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी. अब ये तो क्या हो गया, तोड़ने वाली बात है. तो अगर फॉर्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तब ये खुद एनर्जी रिलीज कर देगा. सो यहां पे टू फॉर्म न्यूक्लियस विथ सम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स EB amount of energy will be released. तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी. हम इसी के ऊपर, ये तो क्या टोटल एनर्जी हुई, सपोज यहाँ पे 8 थे न्यूक्लियॉन्स, तो 8 न्यूक्लियॉन के लिए एनर्जी कितनी, डेल्टा एम सी स्क्वायर है. तो अगर मैं इंडिविजुअल की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लिखूं तो क्या हो जाएगा. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, it is EBN and it is written as EB by A. हम A से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल एनर्जी होगी कि हर एक को कितनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बाइंडिंग से क्रैक होने के लिए. वीडियो वापस देखना, कहीं पर भी डाउट हो बार बार देखना, टॉपिक प्रिपेयर हो तभी आगे जाना. ऐसा नहीं कि बस स्टोरी की तरह सब देखते जाना, शांति से देखना, बराबर पढ़ना, देखना, डाउट हो तो पूछना मुझे. अब ये तो कॉन्सेप्ट हुआ. इस बाइंडिंग एनर्जी की बात अगर करते हैं तो ये न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस चेंज होगा. उसको समझने के लिए हम एक ग्राफ देख लें पहले. यहाँ पर ये रहा ग्राफ, किसका है ये, अगर आप देखो तो बाइंडिंग एनर्जी और एटॉमिक मास नंबर के बीच का ग्राफ है ये. तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब ये वाला एक्सिस क्या है, BN है और ये A है. अगर इस ग्राफ को आप फोकस करके देखो यहाँ पर तो आपको क्या दिख रहा है कि जैसे हमने यहाँ पर इस न्यूक्लियॉन की बात की है, यहाँ पर हम जैसे थोड़ा सा अपने न्यूक्लियॉन्स को इंक्रीज करते हैं, मतलब थोड़ा सा हैवी न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी रैंडमली शूट अप हो रही है. थोड़ा और आगे गए तो और बड़ा, बाद में थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा बड़ा, फिर कम हुआ. वेरिएशन बहुत फास्ट है. लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखो, लगभग ये Fe के आसपास से देखो और यहाँ तक, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिख रही, बहुत कम वेरिएशन दिखता है इतने पार्ट में. उसके बाद भी फिर से ग्राफ डाउन हो रहा है. मतलब अगर देखें तो लाइटर और हैवियर दोनों में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, सिर्फ इस इंटरमीडिएट वाले पार्ट में क्या ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनता है. तो पहले तो इस ग्राफ के ऊपर से हम अपने कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स लिख लें और फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं और रीज़न निकालते हैं. तो ये ग्राफ क्या बोलता है, तो बेस्ड ऑन दिस ग्राफ हमारे पास 2 पॉइंट्स बनते हैं बेटा. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट. ये कांस्टेंट मिलता है, मतलब क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट हुआ. ए लेकिन किसके लिए, फॉर इंटरमीडिएट रेंज, सिर्फ इतने रेंज वाले के लिए. कहाँ से कहाँ तक, ए की वैल्यू 30 से 170 को बीच में हो, उतने के लिए बात कर रहे हैं. क्यों है ऐसा हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, डोंट वरी. पहले हम इस ग्राफ के सिर्फ नॉट वर्दी पॉइंट लिख रहे हैं. ग्राफ में क्या दिख रहा है कि भाई ये जो है इंटरमीडिएट, इसकी क्या जो बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट. क्यों है, हम आगे चल रहे हैं अभी, डोंट वरी, वेट. और ये लाइटर वाले का कम, हैवियर वाले का कम. चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट.
जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है EBN, वो क्या है, इज लोअर फॉर बोथ द, किसके किसके लिए, लाइटर न्यूक्लियाई। तो लाइटर न्यूक्लियर मतलब क्या, A <30 के लिए, एंड हैवी न्यूक्लियाई। तो हैवी न्यूक्लियाई कौन, A <170 के लिए। लेकिन ऐसा होने का रीज़न क्या है, हो क्या रहा है अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा फिजिक्स लग रहा है जिससे ये एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इंटरमीडिएट के लिए कांस्टेंट है और लाइटर और हैवियर के लिए अलग अलग है। तो पहले तो उसको समझते हैं और फिर नॉट वर्दी पॉइंट्स को हम लिखना स्टार्ट करते हैं, कंक्लूजन को स्टार्ट करते हैं लिखना। तो हमारे पास यहाँ पर अब जो टॉपिक है वो कंक्लूजन इस ग्राफ का। अब समझो यहाँ पर पहली बात तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब जो फोर्स है भाई वो क्या, बहुत स्ट्रांग और अट्रैक्टिव है, बाइंड करके रखा हुआ है, सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है, और वो इकट्ठा करने के अंदर कुछ मास एनर्जी बन के लूज हुआ। तो हमारे कंक्लूजन में जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हमको कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। द फोर्स इज अट्रैक्टिव and very strong to produce a binding energy of a few million electron volt per nucleon। मतलब इतनी रेंज की एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये, इसका मतलब बहुत स्ट्रांगली बाइंड होगा, बहुत बहुत ज़्यादा हार्डली बाउंड होगा, और ये अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में बहुत सारा चीज़ समझाने जैसा है। द बाइंडिंग एनर्जी in the range 30 less than A <170 shows the nuclear force is short range force। अब यहीं पे कंफ्यूजन कि सर ये शॉर्ट रेंज फोर्स ऐसा कहाँ दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है कि भाई इतने के बीच में बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, ये हमको मालूम पड़ा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ये मालूम पड़ा, लेकिन ये से कैसे बता रहा है कि यहाँ पर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो उसका रीज़न समझते हैं हम। देखो एक्सप्लेनेशन समझ लें पहले यहाँ पर, फिर हम पॉइंट लिखेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स बहुत सारे होंगे, काउंट नहीं करना है, एक कलर को कोई आप न्यूट्रॉन समझ लो, दूसरे वाले को प्रोटॉन समझ लो, बस ये बहुत सारे हैं, ऐसा हमने यहाँ पे अज्यूम किया है। अब समझो यहाँ पर हम एक न्यूक्लियॉन बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, एक न्यूक्लियन, चलो पहले एक न्यूक्लियन को पहले टारगेट बना लें अपना, कोई एक न्यूक्लियन ये है, ये हीरो, हमने कलर चेंज कर दिया, एक न्यूक्लियन है। इस न्यूक्लियन के ऊपर इसके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में जितने न्यूक्लियंस आएंगे वो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगाएंगे, मतलब उसके कारण इसकी बाइंडिंग एनर्जी इफेक्टेड है। लेकिन अब अगर मान लूँ मैं कि बाहर से मैं एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियन ले आऊँ, यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो उसका जो रेंज बन रहा है उस रेंज में हमारा इनिशियली कंसिडर्ड न्यूक्लियन तो नहीं आता, ये हमारा इनिशियल कंसिडर हीरो है हमारा, ये जिसको हमने कंसिडर किया, ये हीरो इस नेक्स्ट एडेड न्यूक्लियन की रेंज में नहीं आया। मतलब इसको ऐड करने से थोड़े बहुत न्यूक्लियंस में ही क्या होगा, इफेक्ट बनेगा, जिससे इसका न्यूक्लियन की एनर्जी में कोई चेंज आएगा नहीं। सबको डिस्टर्ब करता, सबको स्ट्रांगली बाइंड करता,
तो कोई एनर्जी में चेंज आ सकता था। तो वाइस वर्सा कह सकते हैं कि भाई एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, मतलब ये फोर्स स्ट्रांगली बाउंड है और ये अंदर की रेंज में लग रहा है, बाहर नहीं लग रहा। तो जो भी आप नए ऐड करोगे सब कहाँ आएंगे, सरफेसेस पे आएंगे, और वो इसको कोई ज़्यादा इफेक्ट करने वाले नहीं है। तो जो चेंज आता है बहुत माइनर चेंज आता है, वेरी 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 स्मॉल चेंजेस आते हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन व्हाई द बाइंडिंग एनर्जी रेंज दिस शोज द न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर क्या, व्हाई द इंटरमीडिएट न्यूक्लियस हैविंग द हायर बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वो भी पूछा जा सकता है। इनकी वैल्यूज़ भी है बुक में, देख लेना। यहाँ पर ये 8.5 के अप्रॉक्स होता है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो अब इनके नॉट वर्दी पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। कंक्लूजन देखो यहाँ पर, सबसे पहली बात क्या, इन लार्ज न्यूक्लियस any nucleon is under the influence of only some closer nucleon। सही है ना? अगर हम कोई एक न्यूक्लियन की बात करें तो वो अपने आसपास के कुछ न्यूक्लियन के इन्फ्लुएंस में होगा, उसको पकड़ के रखा जाएगा, ऐसा समझ लें। हम सेकेंड पॉइंट की बात करें इसके लिए, इफ एनी न्यूक्लियन इज एट अ डिस्टेंस more than the range of न्यूक्लियर फोर्स, मतलब देखा ना हमने, जो दूसरा, ये जो दूसरा ब्लू वाला रखा था, ये क्या हुआ, रेंज से बाहर निकल गया। हमने ऐसा अज्यूम करके रखा हुआ है। कहां से, फ्रॉम द पर्टिकुलर न्यूक्लियन, सो it will have no influence on the binding energy of the considered nucleon। हमारा considered nucleon ये है, ये वाला, और फार अवे न्यूक्लियन ये, तो ये न्यूक्लियन इसके बाइंडिंग एनर्जी में कोई भी अपना इन्फ्लुएंस नहीं देगा, इफेक्ट ही नहीं करने वाला। तो अब अगर हम ऐसा मान लें, इसे कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक पॉइंट खत्म होता है, मतलब ये एनर्जी बहुत कम चेंज होगी, तो लिख सकते वेरी 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 स्मॉल चेंजेस कम्स। द चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी is very small with increase in number of न्यूक्लियर, मतलब हम धीमे धीमे एक ही काउंटिंग अगर बढ़ाते तो बहुत 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 कम चेंज आएगा और वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलेगा। दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज, एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बड़ा चेंज आने वाला नहीं है। ये जो आपने टर्म देखा, कौन सा, जो प्रॉपर्टी है इन्फ्लुएंस वाली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन प्रॉपर्टी। लेकिन उसका हमको डिस्कस करेंगे नहीं, हमारे पास कहीं लिखना है नहीं, कोर्स में भी ज़्यादा ऐसा डीपली नहीं है, हम उसको नहीं लिखने वाले। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, आई होप सो। थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। वेरी हैवी, देखो ये एक्सप्लेनेशन में बहुत कम पॉइंट लिखा मैंने, बुक में बहुत सारा है, इतना लिख दोगे इनफ एग्जाम के लिए। वेरी हैवी न्यूक्लियस, अगर हम एग्जाम्पल लें, जो बुक में वही ले रहे हैं कि भाई अगर 240 एटॉमिक मास नंबर वाला हो तो हैज लोअर बाइंडिंग एनर्जी, उसके पास बाइंडिंग एनर्जी कम है।
देखो ये भी समझ लेना, ऐसा होने का रीज़न क्या, उनके ग्रुप्स अलग अलग बन जाते हैं। और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, अब जैसे यहाँ की बात करें, मैं लाइटर वाला भी समझा दूँ, वरना होगा कि सर इंटरमीडिएट का मालूम, लाइटर का क्या। सपोज लाइटर में हमने इतने ही लिए, ठीक है, और इसी बेस पे अगर हम बात करते हैं किसकी, कि हमने एक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियन इसके अंदर ऐड किया। देखो यहाँ पर हम ब्लैक वाला बना दें। अब एक जब तुम यहाँ पे ऐड करो, यहाँ करो, तो क्या वो सारे का सारा रेंज कवर अप कर लेता है, सब पे इफेक्ट कर लेता है। और जब हम बहुत बड़े की बात करते हैं तो क्या होगा, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में यहाँ पे अपने रेंज बन जाते हैं, यहाँ पर इन सारे के सारे कवर अप हो जाते हैं, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। इंटरमीडिएट की नहीं होती है। लेकिन अगर इसको हम दो पार्ट में क्रैक करें, तोड़ें, किसको, हैवी को, तो क्या होगा, वो दो इंटरमीडिएट में ट्रांसफ़र होगा। और जैसे इंटरमीडिएट में ट्रांसफ़र होगा, तो इंटरमीडिएट मतलब 120 की रेंज समझ लो। तो देखो लिख दूँ मैं यहाँ पर, A240 हैज़ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन breaks into two parts of A is equals to 120. They becomes मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल बन जाती है, क्योंकि और ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड हो जाएगा, बहुत स्ट्रांगली बाउंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? जब बहुत स्ट्रांगली बाउंड रहेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो अपने में से एनर्जी रिलीज करेगा। सो दिस implies एनर्जी वुड रिलीज। भाई स्ट्रांगली बाउंड हुआ मतलब इंटरमीडिएट में आ गया, और इंटरमीडिएट में क्या हो जाएगा, मास और कंबाइंड एनर्जी ज़्यादा हो गई, यहाँ पर और मास क्या करेगा, वो कम कर देगा, रिलीज करेगा एनर्जी को। तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे स्ट्रांगली बाउंड हो जाएगा, सो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिशन, इसको हम फिशन कहते हैं। चलो कम टू द फोर्थ नंबर। अब लाइटर की बात कर लेंगे। When two lighter nuclei combines, the nucleons bound more tightly and binding energy per nucleon increases and energy released this process is called फ्यूजन। तो बच्चे कन्फ्यूज, सर मतलब कंबाइन रहा तब भी एनर्जी रिलीज हुई, और जब टूट रहा है तब भी एनर्जी रिलीज हुई। तो देखो जब यहाँ पर हम इंटरमीडिएट की तो बात कर रहे हैं कि स्ट्रांगली बाउंड कैसे हो रहा है, ये 240, ये 5 और ये 120। देखो जब ये 5 कुछ भी ऐड होता है, इतना ऐड है कि ये 120 की रेंज में आ जाए, तो 120 की रेंज में आएगा तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़नी चाहिए। प्रैक्टिकली बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, E इज इक्वल्स टू डेल्टा MC²। ये बढ़ा, डेल्टा M बढ़ा मतलब मास डिफेक्ट बढ़ा, मास डिफेक्ट मतलब मास लूज ज़्यादा होना चाहिए। मास किस फॉर्म में जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। मतलब लाइटर जब हैवियर बन रहे हैं इंटरमीडिएट, तब भी एनर्जी लूज हुई। अब जब बड़े वाले टूट के इस फॉर्म में आएंगे, तो टूट रहे हैं इस फॉर्म में, लेकिन कंडीशन क्या कि भाई इंटरमीडिएट में आया, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। पर यहाँ पे टूट कर हुआ इसलिए फिशन, यहाँ पे जुड़ कर हुआ इसलिए क्या, फ्यूजन बोलेंगे इसको। एग्जाम में थ्योरी आने के चांसेस कम है, पर कॉन्सेप्चुअली तैयार रखना, अगर कभी आ जाए तो आप लिख सको इस तरह।
इस बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले एक इजी एकदम बकवास सा न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। बहुत इजी। तो यहाँ पर मास दिया है, मास है 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा? इट विल बी 1.67 अप्रॉक्स। वैसे डेटा 1.66 1.67 जो भी लेना आपको, सॉरी माय मिस्टेक, 10⁻³ होगा, नहीं तो 10⁻³ किलोग्राम, सॉरी। ये हो गया। हमको एनर्जी निकालनी है। सिंपल कैलकुलेशन, एज E इज इक्वल्स टू mc², 10⁻⁻3, ये है 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 10⁻13 जूल ऑफ एनर्जी आएगी। इजी है, MCQ पार्ट में आ सकता है। इलस्ट्रेशन 13.3 अच्छा सा न्यूमेरिकल है, बढ़िया है, IMP कह सकते हो इसको आप। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे मास कितना दिया? 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब m इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1U। अब 1U की वैल्यू क्या? इट इज़ 1.6605 10⁻⁻27 किलोग्राम अप्रॉक्स है। आप 1.66 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इन जूल एंड देन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों में निकालना है। यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ 8O16। इसका मास डिफेक्ट निकालना है किसमें? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले यहाँ पर अपने पास जो फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू mc² का, मास है 1.6605, c² तो इट इज़, ये भी एग्जैक्टली लिखते हैं, इट इज़ 2.9979 10⁻⁸। आप एग्जाम में लिखोगे 3 चलेगा। कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट 1.4924 10⁻⁻10 जूल ऑफ एनर्जी। कैलसी चलाना, डायरेक्ट कॉपी मत मारना। इतनी एनर्जी मिलेगी, जूल में हो गया। नाउ अब इसको लेके जाते किस में? ईवी में। तो क्या रूल है? 1.4924 जो आपको एनर्जी मिली है जूल में, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 10⁻⁻19 से, तो ये ईवी हो जाएगा। ये भी अगर हम लिखें कंप्लीट टर्म में तो कहाँ तक जाता है ये? 1.602 अप्रॉक्स 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यू विल हैव 9.315 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इसको 931.5 कर दूँ तो यहाँ पे 10⁻⁶ हो जाएगा। और 10⁻⁶ का मीनिंग क्या होता है? मिलियन या फिर मेगा। सो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गई एनर्जी। अब जो बात किया मास डिफेक्ट की, तो हमने थियरी पार्ट में देखो यहाँ पे बताया था मैंने भी कि जो मास इफेक्ट ऑक्सीजन के लिए कितना था, यहाँ देख लो, ये रहा ना, इतना रिड्यूस्ड बाय ये टर्म रहा 0.13 वाला, तो उसका मास डिफेक्ट है। हम डायरेक्टली उसका यूज़ कर लें या फिर आप पूरा डेटा से सॉल्व करना तो भी चलेगा। बी पार्ट, डेल्टा m इज इक्वल्स टू 0.13691 U फॉर 8 ऑक्सीजन 16। अब ये वैल्यू को हमको किस में निकालना है? तो 0.13691 U की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं कितना? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर c²। ये कैसा यूनिट हुआ? देखो E इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा mc², तो डेल्टा m क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन c²। तो एनर्जी का यूनिट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा और c² डिवाइड में आ जाएगा। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 127.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² अपना फॉर्मूला बनता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, थर्ड नंबर, obtain the binding energy in million electron volt of nitrogen nucleus 7n14 given mass है यहाँ पर। तो चलो हम पहले डेटा लिख लेते हैं यहाँ पर कि भाई 7n14 है, करेक्ट। अब 7n14 का मतलब यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं कि भाई n कितना हो जाएगा, तो 14 - 7 7 हो जाएगा। z भी कितना हो जाएगा? 7। ये 7 क्या हो गया? z। n कैसे मिलेगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? n।
मास ऑफ प्रोटॉन इट इज 1.007825 U. मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकाले इट इज 1.008665 U. ये एक्सरसाइज का 3rd नंबर न्यूमेरिकल है. चलो कैलकुलेशन. सबसे पहले मास डिफेक्ट. एज द मास डिफेक्ट डेल्टा m is equals to formula ZMP plus NMN minus m है. कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. Z देख के रखा है, Z है 7, MP कितना 1.007825, NB 7 है यहाँ पे 1.008665. मास गिवन देखो, टोटल मास ये रहा इसका, मीन्स आई कैन राइट इट एज टोटल मास m इट इज 14.00307 U. चलिए वैल्यू पुटअप कर दें इसको हम. 14.00307 U. U नहीं लिखते. अब इसकी कैलकुलेशन करना, सिंपल कैलसी चलाना है आपको, उतना तो आना चाहिए. तो आप जब सॉल्व करेंगे सबको देन यू विल गेट 0.11236 U. सो EB बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा mc². अब डेल्टा mc² में बार बार c वाला टर्म लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक U की एनर्जी मिल गई है. यहीं से देख लो, ये रहा. तो हर बार इससे मल्टीप्लाई कर देगा बस. इट इज़ 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये किसके लिए? 1 U की एनर्जी है, तो इतने U के लिए कितना होगा? सो डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई. सो दिस इज 104.66 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. राइट. MCQ में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना. तो यहाँ पर 13.4 सेम जैसे हमने किसके लिए किया यहाँ पर अभी, इट इज़ फॉर नाइट्रोजन. देखो ये किसके लिए दिया हुआ है? Fe के लिए दिया हुआ है. Fe का मास भी है. फिर किसके लिए दिया? Bi. ये भी कर सकते हो. तो ये दोनों तुम्हारा होमवर्क है. होमवर्क मतलब अभी क्लास वर्क. वीडियो पॉज करो और पहले दोनों को सॉल्व करो. सॉल्व करके आंसर निकालो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ओके, सॉल्व दिस फास्ट, अभी करो. Now, 5th number, a given coin has a mass of this. चलो mass given है, so mass is 3 gram. Calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. For simplicity, assume that the coin is entirely made up of copper atom. और उसका atomic mass given है that is 62.92960 U. ये कॉपर का बना हुआ है. तो पहले तो ये कॉपर के पूरे कॉइन में कितने एटम्स है वो तो निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए फॉर्मूला हमको मालूम है, बहुत सिंपल, केमिस्ट्री में पढ़ा आपने. नंबर ऑफ Cu एटम्स इन 3 ग्राम ऑफ कॉइन. So there is n is equal to mass. यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर बाय एटॉमिक मास कर देंगे. ये 3 ग्राम है, ये होता है 6.023 10⁻23. ma कितना है? तो इट इज़ 63 अप्रॉक्स. हम इसको 63 ले सकते हैं, राइट, यहाँ से. तो आपको जो आंसर मिलेगा वो अप्रॉक्स 2.868 10⁻22 नंबर ऑफ एटम्स मिल गए इस कॉइन में. अब चलिए हम एक के बाद एक सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. हम पहले एक एटम की बात कर लें, यानी एक न्यूक्लियस की बात करते हैं. ईच ऑफ द, तो फिर 1 for 1 एक न्यूक्लियस के लिए. यहाँ पे Cu कॉपर की बात करके रखा है. क्या है? 29 Cu 63. दैट मीन्स Z कितना है? 29 और N कितना हो जाएगा? तो 63 माइनस 29 मीन्स इट विल बी 34. तो सिंपल, सबसे पहले क्या करते हो आप? मास डिफेक्ट निकालते हो. तो मास डिफेक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है? इट इज़ डेल्टा m इज इक्वल्स टू ZMP
प्लस NMN माइनस M एटॉमिक मास जो हमारा है वो। चलिए ये 29 है, ये 1.007825 है, N हमारे पास 34 है, ये 1008665 है और ये वैल्यू हमारे पास है 62.92960। आप जब इसको सॉल्व करोगे, कैलसी यूज़ करोगे तब आएगा, इट इज़ 0.591935U। हम इससे क्या निकाल सकते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। सो E बाइंडिंग एनर्जी इट इज़ डेल्टा MC²। तो फॉर्मूला चलिए, तो यहाँ पे डेल्टा M मिला 0.591935। बताया था मैंने, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो आंसर आएगा 551.387 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम सारे एटम की बात, तो एक एटम की बात नहीं, एक न्यूक्लियस की बात हुई। फॉर द कॉइन मीन्स ऑल एटम्स या फिर न्यूक्लियस अगर लिख दें तो वो बाइंडिंग एनर्जी यानी रिक्वायर्ड एनर्जी सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग निकालने के लिए इट विल बी 2.868 10⁻22 इंटू 551.38। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 158.138 10⁻22 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.58 इंटू 10⁻25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिख सकते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू आएगी। प्लीज़ इसको प्रिपेयर करो नेक्स्ट वीडियो